नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जंतर मंतर पहुंचे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से ये जानकारी है, जंतर मंतर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, जहां पर पूर्व सीएम ने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। ये खिलाड़ी देश का नाम रोशन करने वाले हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, आज इनको स्टेडियम में होना चाहिए था, हमारा समर्थन इनके साथ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये बात भूपेंद्र हुड्डा ने कही है। तो जंतर मंतर पर आपको बता दें कि आज भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे, जहां पर उन्होंने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आज इन खिलाड़ियों को स्टेडियम में होना चाहिए था, लेकिन मजबूरन इनको धरने पर बैठना पड़ रहा है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये बात भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा कही गई है। तो खिलाड़ी आपको बता दें कि अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन से आपको बता दें कि धरना जारी है। महिला खिलाड़ी अपनी जान का खतरा भी बता रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में अब जंतर मंतर पहुंचे हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, जहां उन्होंने खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। तो वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि खिलाड़ियों की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी खिलाड़ियों के समर्थन में पहुंचे हैं। सर, समर्थन दिया है खिलाड़ियों को, क्या कहेंगे? सर, जिस तरह से दबाव में पुलिस काम कर रही है, FIR दर्ज नहीं हुई है, क्या कोई दबाव लगता है आपको? अब ये सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन इन खिलाड़ियों को न्याय मिलना चाहिए। ये मजबूर क्यों हुए, इतना गंभीर मामला है, जिनको स्टेडियम में होना चाहिए। वो हमारे देश के गौरव खिलाड़ी जो हमारे देश के लिए गौरव लाते हैं, वो क्यों मजबूर हुए जंतर मंतर में बैठने के लिए। इनको न्याय मिलना चाहिए और इसके लिए हम समर्थन में हैं। कांग्रेस समर्थन में है सर? हम समर्थन में हैं। बिल्कुल। देखिए, ये थे हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से खिलाड़ियों के समर्थन में है। दिल्ली से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं सोनीपत पहुंची पहलवान बबीता फोगाट से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, जिसमें बबीता फोगाट ने ये कहा कि धुआं भी वहीं उठता है जहां पर आग लगी होने की संभावना हो। अब मेंबर कमेटी होने के नाते वो कोई पक्षपात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने मेंबर कमेटी के पदाधिकारी पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके हाथ से दस्तावेजों तक को छीन लिया गया। जंतर मंतर पर पहलवान एक बार फिर धरना देना शुरू कर गए हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर और सेक्सुअली हैरेसमेंट को लेकर लगातार मुद्दा उठ रहा है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बबीता फोगाट खुद हैं, लगातार समर्थन कर रही हैं पहलवानों का। खुद एक पहलवान रही हैं, आप खुद एक पहलवान रही हैं और शुरुआत से लेकर यहाँ तक का सफ़र जो तय किया, क्या देखते हैं, क्या वाकई बेटियों के साथ इस प्रकार का यौन शोषण या मतलब इस पर सेक्सुअली हैरेसमेंट कुछ हुआ, क्या मानते हैं? देखिए, इतना ही कहूँगी कि धुआं वहीं से निकलता है जहाँ पे आग लगी होती है, तो कुछ तो ज़रूर हुआ होगा। और आप भी देख रहे हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकती। एक कमेटी मेंबर हूँ क्या। मैम, कमेटी मेंबर की बात कर रहे हैं, लास्ट टाइम आप थे और उस दौरान भी कुछ दस्तावेज की बात सामने आई थी कि कुछ दस्तावेज आपसे छीन लिए गए थे, क्योंकि कमेटी के मेंबर होने के नाते आपका भी अधिकार है कि आप भी उसको देखे पढ़ के पढ़े। क्या मानते हैं? देखिए, कमेटी का मेंबर होने के नाते जितना अधिकार और कमेटी मेंबर का था, उतना ही अधिकार मेरा भी था, लेकिन ये मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है एक कमेटी मेंबर के द्वारा। जिस अधिकारी ने किया है, रिपोर्ट तक मुझे पूरी नहीं पढ़ने देगी, और सडनली मतलब आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं और आपके हाथ से रिपोर्ट छीन ली जाए, तो इससे बड़ा मिसबिहेव आपके साथ क्या हो सकता है, और इससे बुरा हो भी क्या सकता है। मैम, एक खिलाड़ी के नाते हम जानना चाहेंगे कि यहाँ तक का जो सफ़र रहता है खिलाड़ी के लिए कितना चैलेंज रहता है, क्योंकि ख़ास तौर पर बेटियाँ अगर इस प्रकार का सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले लगातार नामचीन चेहरे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे उठकर निकल कर सामने आ रहे हैं। क्या देखते हैं? बिल्कुल। देखिए, और आपने जो कहा कि खिलाड़ियों का संघर्ष, तो हमेशा कोई भी खिलाड़ी हो, हर खिलाड़ी का जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहता है, और उससे भी बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहता है एक महिला का, कि वो किन परिस्थितियों से निकलकर, घर परिवार से निकलकर, घर परिवार को भरोसा दिलाकर, विश्वास दिलाकर, और सिस्टम के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों से संघर्ष करते हुए एक महिला आगे बढ़ती है। एक कहानी मैं शेयर करना चाहूँगी कि मान लो अगर एक लड़का और एक लड़की को अगर दौड़ में शामिल कर दिया जाए, तो एक उसके अंदर स्टोरी है कि वो लड़की जो है वो घर से, घर के सिस्टम से, मतलब खाना पीना सब कुछ बना के परिवार के साथ अपना घुल मिल के वो सब पार करके फिर
दौड़ को आगे पूरा करती है। और एक लड़का है जिसके सामने सिर्फ वो ही स्ट्रगल है, घर परिवार का इतना स्ट्रगल नहीं होता है जो एक लड़की के लिए रहता है। तो संघर्षपूर्ण जीवन जरूर रहता है हर खिलाड़ी का, चाहे वो कोई भी खिलाड़ी। मैम, योगेश्वर दत्त भी कमेटी में थे। लास्ट टाइम में कुछ ऐसी बात सामने आई थी कि जो लेके जो विचार हैं या फिर जो बातचीत होती है वो कहीं ना कहीं लीक हो रहे हैं। इसको लेकर आपने बड़ा सवाल खड़ा किया था या अन्य पहलवानों द्वारा? देखिए, मेरे द्वारा नहीं खड़ा किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि महिला पहलवानों की तरफ से भी कमेटी के ऊपर सवाल उठाए गए हैं और इस सवाल को लेकर के विनेश फोगाट ने कहा है कि कमेटी के मेंबर्स ही आपस में सहमत नहीं है। तो सवाल इस बात का उठता है तो फिर आखिर ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट कैसे हुई है। इसके अलावा यहाँ पर रेसलर साक्षी मलिक ने भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने भी ये बात कही है कि शिकायत करने वाले रेसलर्स की जान को खतरा है और ऐसे में इसके बावजूद हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफ़ी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है। तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है और हम हृदय से, दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे ही शोषण होता रहेगा। तो जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन करते रहिए, हम महिलाओं की ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। धन्यवाद। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके परिवार के लोग हैं, कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, वो उस पर फैसला ले, एफआईआर हो। तो वहीं आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान पिछले कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और उनके ऊपर कई गंभीर आरोप इन पहलवानों के द्वारा लगाए गए हैं। और ये विरोध प्रदर्शन आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। अब आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट 28 अप्रैल को अगली सुनवाई करने वाला है। इसमें WFI के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन पहलवानों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसमें पहलवान विनेश फोगाट के साथ 6 अन्य महिला पहलवानों ने याचिकाएं दायर करके ये मांग की है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज हो। खिलाड़ियों को खापों का समर्थन भी मिला है। इसके अलावा जंतर मंतर पर कई खापों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं। खाप प्रतिनिधियों का कहना है कि अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम के अंदर कॉर्पोरेट इंटरेक्शन नाम से एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ संवाद मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो तमाम समस्याएं हैं उनको लेकर के इस पर चर्चा की जा रही है और इसके अलावा जो कॉर्पोरेट संस्थान है उनको दी जाने वाली जो सेवाएं हैं उस पर भी मंथन हुआ है। इस बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 8 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवाओं को जल्द रोजगार मिलेगा। इसके अलावा उद्योग और कॉर्पोरेट जगत के लोगों को सरकार मैन पावर प्रोवाइड कराएगी, जिसको लेकर के कॉर्पोरेट और उद्योग जगत के लोगों से चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम ने धरना दे रहे खिलाड़ियों को लेकर के कहा कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर के उन्होंने कहा कि कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सारी बातों की छानबीन हो रही है। किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और बहुत जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। श्री विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी पलवल में बनाई और साथ ही हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी काम करता रहा है। स्किलिंग के बाद उनको रोजगार मिले, इसके लिए हमने एक नया अथॉरिटी बनाई है, हरियाणा स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी,
और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब उसके चेयरमैन हैं। और ये जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम, इसके माध्यम से अभी तक सरकारी जितने भी आउटसोर्सिंग की जगह पर मैन पावर की जरूरत होती थी वो सप्लाई करना हमने शुरू किया है। जो पहले से आउटसोर्सिंग जो ठेकेदारों के माध्यम से, कंट्रैक्टर्स के माध्यम से, जो वर्कर्स जो एजेंसी ऐसी होती थी उनके माध्यम से लिए हुए थे, उनको भी सपोर्ट किया है। 1 लाख से ऊपर लोगों को उसमें एक प्रकार से रजिस्टर किया हुआ है, यानी उनको एम्प्लॉयमेंट की एक रोल पर वो लोग हैं। लेकिन इस काम को सरकार के या PSUs के अलावा प्राइवेट जो इंडस्ट्री उद्योग जहाँ भी आवश्यकता होगी उसके लिए भी खोला जाए, उसका आज एक बड़ा सेमिनार उद्योगपतियों को बुला करके किया गया है। उनके सामने पूरा विषय रखा है, बहुत से उनके सुझाव भी आए हैं। तो उसमें अब हमारी तैयारी है कि हरियाणा में जो हमारे पास बेरोजगार युवा हैं, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, ग्रेजुएट हैं, उसके अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, हर प्रकार के उसके अंदर युवा बेरोजगार उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया हुआ है। अभी तक इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में भी जो रजिस्ट्रेशन होता था वो सब मिला करके एक ही जगह के प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। 8 लाख के लगभग ऐसा युवा है हरियाणा में जिनको रोजगार की तलाश है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट उद्योग जिस प्रकार से बहुत एक सार्थक आज चर्चा रही और उन्होंने अपना एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक दृष्टिकोण अपनाया है कि इसका लाभ उनको होगा, वो सब इससे के माध्यम से लेना शुरू करते हैं तो लाखों युवकों को जो प्राइवेट रोजगार मिलता है वो HCAR के माध्यम से मिलेगा। और इसकी जो निश्चित कुछ जो बातें हैं उनको बता दी गई हैं। केवल 1% का कमीशन उनको देना होगा, बल्कि प्राइवेट जो उनको मैन सप्लाई पावर सप्लाई करते हैं उसका खर्चा उनका ज़्यादा बैठता है। इस पोर्टल पर आने के बाद जो कुछ विशेष प्रकार के उद्योग हैं उनको तो 5 से 6% का बचत भी होने वाली है, क्योंकि HR डिपार्टमेंट के अपने जो खर्चे होते हैं उसके भी उनके काफ़ी बचेंगे। तो एक अच्छा पॉजिटिव आज ये कार्यक्रम स्वीकार्यता बनी है। रेगुलर भर्तियां लगातार हमारा HPSC, हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर रहा है। और जैसा मैंने पहले बताया कि पिछले 8.5 साल में हमने जो भर्तियां हैं 1 लाख से ऊपर भर्तियां वो सब की हैं। और अभी इस वर्ष में भी लगभग 60,000 से ऊपर भर्तियाँ यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और HPSC के माध्यम से होने वाली हैं। तो वो सब तो उसके नाते से सरकारी एम्प्लॉय जो परमानेंट होता है वो है। यहाँ तो टेम्परेरी तौर पर जिसको थोड़े समय के लिए आउटसोर्सिंग में रखना होता है उन्हीं की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही पक्की नौकरी आती है फिर वो उनका स्थान लेते हैं। रीएम्प्लॉयमेंट तो दी जाती है, कभी कभी कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति होता है जिसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति शायद तुरंत मिलना कठिन होता है, या कभी प्रमोशन वाले नीचे से लोग उस प्रकार के होते नहीं हैं, उस विकल्प के रूप में किसी व्यक्ति को रीएम्प्लॉयमेंट का जनरल फिनोमेना नहीं है। कि अभी इस सारे विषय में जो कमेटी बनाई है उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसका सारे का जो छानबीन की जाएगी। मैंने पहले जैसे कहा किसी दोषी को उसमें बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। लेकिन ये क्योंकि जिनके जिम्मे इंक्वायरी करना है वो सब कर रहे हैं, खेल फेडरेशन के लोग उसमें अपनी बात कर रहे हैं, खेल का मंत्रालय भी बात कर रहा है, हमारे सब लोग उनके संपर्क में बने हुए हैं और बहुत जल्दी मुझे लगता है कोई ना कोई समय। तो मैं आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला पहुंचे OP चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा और उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 8.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो भी दूषित राजनीति से निराश होकर के दल साथ आना चाहेंगे उनके साथ इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन करने को तैयार है, उनका स्वागत किया जाएगा। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए जो कोई हमारा साथ देगा उसका स्वागत। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, तो सीधी सी बात करते हैं कि जो इस प्रशासन से दुखी है वो अगर हमारी नीतियाँ उन्हें अच्छी लगती है तो आए, हम उनका वेलकम करें। तो किसी की मेहनत को शामिल करें। तो मैं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला सिरसा के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उनका 27 कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए लोकसभा चुनावों को लेकर के जेजेपी की तैयारियों के बारे में भी बातचीत की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगले साल अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में हर राजनीतिक दल अब चुनावी मोड में है और हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान का चुनाव है, उस चुनाव की तैयारियों में जेजेपी जुटी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हम लड़ेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम
ने सिरसा को जल्द ही मेडिकल कॉलेज मिलने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं। मंडियों से अनाज उठान को लेकर के भी डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा में 57% गेहूं का उठान हो चुका है। 27 लाख मीट्रिक टन गेहूं गोदामों में पहुंच चुका है और गेहूं और सरसों का 7,000 करोड़ रुपए की पेमेंट किसानों के खाते में भी जा चुकी है और बाकी का उठान जल्द ही किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि अंबाला के अंदर अब सीवेज की सफाई का काम रोबोटिक मशीनों के जरिए किया जाएगा और इसके लिए अंबाला के अंदर 40 लाख रुपए की लागत से 2 रोबोटिक मशीनें खरीदी गई हैं। शहर और कैंट के लिए अलग अलग ये 2 मशीनें हैं, जिसमें सीवर के मेन जो सीवर लाइन है उसमें अब लोगों को उतरना नहीं होगा और सीवेज ब्लॉकेज और बारिश में पानी खड़े होने की जो समस्या है उससे भी लोगों को निजात मिलेगी। रोबोटिक मशीनों में कैमरा, सेंसर सहित एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पूरे भारत में सीवर सफाई के लिए रोबोटिक मशीनें खरीदी जानी जरूरी की गई हैं, जिसके तहत किसी भी सीवर मैन को सीवर के अंदर उतर करके अब अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। इन रोबोटिक मशीनों के अंदर कई खासियत के साथ जीपीएस कैमरा भी दिया जाता है, जो कि रियल टाइम लोकेशन के साथ फोटो खींचकर भेजेगा, जिससे ये पता चलेगा कि कर्मचारियों को किस जगह पर कितना काम करना है। तो आपको बता दें कि लगातार टोल की बढ़ती हुई दरों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है। टोल संघर्ष समिति के द्वारा घामरोज टोल प्लाजा पर यह विरोध जताया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि नारेबाजी हुई है। टोल संघर्ष समिति की तरफ से सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए घामरोज टोल पर, जहां पर बढ़ती हुई टोल की दरों को लेकर के विरोध जताया गया है। उनका कहना है कि पूरे देश में सबसे महंगा जो टोल है वो घामरोड टोल पर है और घामरोड टोल जो है वो अवैध रूप से यहाँ पर वसूला जा रहा है। इसके अलावा आसपास के लोगों का कुछ समय पहले टोल फ्री कर दिया गया, लेकिन अब नई कंपनी के द्वारा दोबारा से लोगों से टोल लगाना शुरू कर दिया गया है। मासिक पास में भी बढ़ोतरी करके लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोहना से मुंबई हाईवे 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके पास दूसरा टोल यहां पे लगाना सरासर अन्याय है। टोल संघर्ष समिति ने आरोप यह भी लगाया कि जल्द ही आसपास के गाँव के लिए बनाए गए कटों को भी बंद किया जा रहा है, जिससे पूरी तरह से ये क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट जाएगा। जो टोल लगाया गया है, जो सोहना से डेली गुड़गांव वकील जाते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है, रोज टोल देना पड़ता है और वकीलों को किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाती। उसी के लिए हम आज विरोध में शामिल हुए हैं कि भाई वकीलों का भी टोल फ्री करा जाए और जो ये टोल है ये एनजीटी ने अवैध घोषित कर दिया है। तो आज ये प्रदर्शन कहाँ से कहाँ तक चलेगा? ये सोहना से हमारा शुरू हुआ है, गुड़गांव डीसी साहब के ऑफिस तक जाएगा जी। आज का जो विरोध प्रदर्शन है कोई नया नहीं है, ये हम काफी लंबे समय से घामरोज टोल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी पूरे इलाके की ये मांग है। अब जो घामरोज में टूल लगाया हुआ ये बिल्कुल असंवैधानिक है, यहाँ टूल लगना नहीं चाहिए। जब बम्बई एक्सप्रेस वे बड़ौदा जो बना है उस पर यहाँ से 15 किलोमीटर पहले टूल लगाया हुआ है, तो ये दोबारा दूसरा टूल लगाया क्यों? इसके विरोध में आज ये हम लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं। गुड़गांव डीसी साहब को ज्ञापन देंगे। तो ये पहली बात तो हमारी मांग है कि टूल हटाया जाए और जो अवैध वसूली चल रही है इसमें हमारे जो लोकल एरिया के गांव है उनको आज तक फ्री नहीं किया गया, ना सर्विस रोड हमको फ्री दी गई है। यहाँ के कट जो हमारे छोड़े हुए थे उनको ये बंद करने जा रहे हैं। इसको पूरे इलाके को 2 भाग में बांट दिया गया है। जो टोल लगाया गया है जो तो वहीं आपको बता दें कि सोनीपत में शिक्षा विभाग को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप शिक्षा विभाग के कर्मचारी के ऊपर लगे हैं। आपको बता दें कि बीईओ कार्यालय में तैनात कर्मचारी पर यह गंभीर आरोप लगे हैं कि उसके द्वारा 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई है। आरटीई का दाखिला करवाने के नाम पर 30,000 रुपए की डिमांड की गई है। महिला पैसा देने में असमर्थ रही तो उसका शारीरिक शोषण भी किया गया है। जब महिला के पति को उसकी भनक लगी तो उसने कर्मचारी की जमकर पिटाई कर दी। थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सर, मैं सोनीपत से हूँ। मैं अपनी बेटी का एडमिशन के लिए आरटीई के फॉर्म के लिए बीईओ ऑफिस में गई थी, जहाँ पे मुझे नवीन नाम का एक आदमी मिला था जिसके हैंडओवर में ये सारी चीज़ें थी। तो उसने मुझे ये कहा एडमिशन ऐसे नहीं होता, आप मेरे पास फ़ोन करना, मैं आपको बताऊंगा एडमिशन कैसे होता है। लिस्ट में तो नाम आया हुआ है लेकिन एडमिशन ऐसे नहीं होता। फिर जब मैंने उसको एडमिशन के लिए फ़ोन किया तो उसने मुझे ये कहा कि आपको 30,000 रुपये देने पड़ेंगे और 30,000 रुपये देने के साथ साथ आपको मेरे साथ हर महीने मेरे साथ 4-5 घंटे के लिए कमरे पे चलना पड़ेगा। और जिसके लिए मैंने उनको कहा कि नहीं ना, मेरे पास पैसे हैं और ऐसा कुछ नहीं करूँगी मैं।
तो उन्होंने मेरी गुड़िया का नाम लिस्ट में से हटवा दिया स्कूल में फ़ोन करके, और उसके अलावा किसी और का नाम डलवा दिया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए आई कि ये मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है। तो फिर मुझे पुलिस वालों ने कहा कि आप एक बार जाकर उनसे बात कर लो। जब मैं उनसे बात करने के लिए गई सुभाष चौक पे, जैसे ही बात करने के लिए गई तो इस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ने के बाद मेरी उससे हाथापाई हो गई। वहाँ पे भीड़ थी, भीड़ ने भी उसको पीटा, और मेरे हस्बैंड थे उसमें, मेरे हस्बैंड ने भी उनको भी 2-4 पड़क लगाए। और ये वाकई में ये हरकत जो है इसकी जांच करवाई जाएगी और चल भी रही है, और वाकई में ये एक शर्मदायक और निंदनीय मैं तो कहूँगी कि हरकत है, और इस गलती की सज़ा तो मिलकर रहेगी, और मामला पुलिस में भी जा चुका है। कल यही मैंने आपको कहा है कि ये वाकई में शर्मदायक हरकत है, और जो उसको सज़ा मिल के रहेगी। आपके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी है मैडम। विभाग द्वारा यही कार्यवाही की जा रही है कि भी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा और उसको उसकी गलती की सजा मिल के रहे। सस्पेंशन का भी कोई प्रावधान रहता है आपका? वो उसका मामला उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। सस्पेंशन का केस ऊपर से होता है, बीओ ऑफिस का, जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में होगा उसके। और चलिए इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।